नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जरूर 2-3 क्लास लगेंगी, लेकिन आपको टोटली एकदम ए टू जेड सब बातें क्लियर कर दी जाएंगी। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत में कुल कितनी नदियां हैं। पिछले दिनों हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, वो शायद हरियाणा पुलिस का था या सीईटी का था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। और बहुत दिनों तक लोगों ने गूगल किया, गूगल ने आंसर नहीं बताया। तो भटकते भटकते एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने पूछा सर भारत में कुल नदियां कितनी हैं। ईमानदारी से बताऊं तो उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि भारत में कुल नदियां कितनी है, क्योंकि ऐसा सवाल कभी दिमाग में आया ही नहीं था कि ऐसा सवाल हो भी सकता है क्या। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना ये सवाल यदि एग्जाम में पूछा गया है तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कंफर्म लिखा है। और जब 12th क्लास की किताब में जल संसाधन को बहुत बारीकी से पढ़ा गया तो इस सवाल का आंसर मिला। गूगल को नहीं मिला लेकिन हमें मिला, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो आज आपके साथ सबसे पहले यही सवाल मैंने डिस्कस किया है। हाँ हाँ, एकदम इंसाफ खान, एकदम सही हूं मैं, बहुत अच्छा हूँ। आप सब भी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद है। चलो जल्दी से आप इस सवाल का आंसर बता दो। पहले पहले नंबर सवाल का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत में कुल कितनी नदियां हैं। दूसरे क्वेश्चन का, भारत में सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी कौन सी है। ये आपसे सवाल पूछा गया है। और एक सवाल और पूछ लेता हूं, फिर हम टोटल शुरू करेंगे। निम्न में से निम्न में से पहले कौन सी नदी कौन सी नदी राजस्थान से बहती थी। राजस्थान से बहती थी, ये भी सवाल आपके कई बार आया है और इंडिया की भूगोल में आया है, न कि राजस्थान में। गंगा, यमुना, तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र और चौथी नदी है आपकी सिंधु। तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबसे पहले आप बताएंगे, फिर 2 का बताओ, फिर 3 का बताओ। जल्दी जल्दी से बता दो भाई, टाइम जो है वो बहुत कम रहता है, उसको खराब नहीं किया जाए। हाँ, राम राम भाई, राम राम सालू, सब नमस्ते, राम राम। चलो, आप जब तक इसका आंसर बता रहे हो तब तक मैं अगली बात लिख देता हूँ। हाँ, ये हमारा भारत है। और यदि हम देखें तो हमारे भारत में पहले एक नदी बहती थी। ऐसा कहा जाता है कि जहां आज शिवालिक पर्वत है, शिवालिक श्रेणी है, उस शिवालिक श्रेणी के स्थान पे पहले एक नदी बहती थी। और वो नदी इधर से बहती थी, इधर से बहती थी भी, इधर से इधर से बहती थी और इधर जाती थी। अब ये कौन सी नदी थी, इस नदी का नाम बताओ। तो इस नदी का नाम था भी इंडो बर्मा। इंडो बर्मा नाम था इसका, इंडो बर्मा। और ये बात आपको लिखनी भी है। वर्तमान शिवालिक श्रेणी के स्थान पे, वर्तमान शिवालिक श्रेणी के स्थान पर प्राचीन काल में इंडो बर्मा, इंडो बर्मा कह दो चाहे आप, चाहे हिंद बर्मा कह दो, एक ही बात है। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा नामक नदी पूर्व से पश्चिम बहती थी। पूर्व से पश्चिम पश्चिम बहती थी। ये बात किसने कही, ये सर सिडनी बुरार्ड ने। सर सिडनी बुरार्ड ने सर सिडनी बुरार्ड ने बताया कि आज भारत में जहां शिवालिक श्रेणी है वहां प्राचीन काल में हिंद बर्मा नामक नदी बहती थी, इंडो बर्मा नामक एक नदी बहती थी। ये वाली बात है। हाँ, अच्छा, इस वाले सवाल का आंसर अभी तक नहीं आया है। भारत में कुल नदियां कितनी थी। रजनी राणा करिए, टू में ए बी सी। अच्छा, भारत में सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, ये सही है भाई। और निम्न में से कौन सी नदी पहले
राजस्थान से बहती थी, तो इनमें से यमुना नदी जो थी वो पहले राजस्थान से बहती थी। ये सवाल आपके एग्जाम में इंडिया ज्योग्राफी में आया है। और इस वाले सवाल का आंसर बता देता हूं। भारत में कुल 10,360 नदियां हैं। भारत में कुल 10,360 नदियां हैं। भारत में कुल 10,360 नदियां हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात पे चले तो हमने कहा कि पहले, हाँ, जहां शिवालिक श्रेणी है वहां एक नदी बहती थी पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम एक नदी बहती थी और इस वाली नदी का नाम था इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। और ये बात हमें किसने बताई? सर सिडनी बुरार्ड ने बताई। बिल्कुल सही बात है भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगली बात की ओर चलते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, पौराणिक काल में, पौराणिक काल का मतलब वेद पुराणों वाले समय में, पौराणिक काल में, पौराणिक काल में सरस्वती नामक नदी प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा यमुना, गंगा यमुना के साथ मिलकर, के साथ मिलकर त्रिवेणी बनाती थी। त्रिवेणी बनाती थी। ये एक सवाल है भाई, ये सबको पता है, लेकिन अब सवाल क्या आएगा? हाँ, बीच बीच में एक दो बार रुका है भाई। अब इसका बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। यदि नेट की बात की जाए तो 200 MBPS स्पीड का नेट है। अब नेट के अलावा अपने पास कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, टेक्निकली चीजें होती हैं। अब ऐसी छोटी मोटी चीजें समस्या आना सामान्य बात है। इन चीजों को आप नजरअंदाज करके और पढ़ने पे ध्यान दो। ओके, अभी सवाल क्या आएगा? फिर से रुक गई भाई क्लास, तो स्पीड कम आ रही है क्या? अपने पास सॉल्यूशन भी क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, पौराणिक काल में सरस्वती नामक नदी प्रयागराज में जाके गंगा और यमुना में मिलती थी, ये वाली बात थी। अभी कहाँ गई ये सवाल अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि अब सरस्वती कहाँ गई। तो आपको यही सवाल पूछा जाएगा, वर्तमान में सरस्वती का जल यमुना ने ग्रहण कर लिया। यमुना ने ग्रहण कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी है जो केवल हरियाणा तक बहता है। हरियाणा तक बहता है। वीडियो तो फिर रुक रहा है, वीडियो तो रुक, बार बार रुक रहा है। स्पीड चेक। भाई कनेक्ट। दो सौ के आसपास है। बेटा इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनमें ऐप का रोल होता है ज्यादा। हमारे पास कोई सॉल्यूशन विशेष होता नहीं है, क्योंकि भाई अभी यहाँ से तो नेट की स्पीड सही चल रही है, क्लास सही चल रही है, बस दो ही चीजें तो हैं। तीसरी चीज अपने पास कोई और है ही नहीं। सही बात यही है कि हम कंटिन्यू रखें, नहीं तो हम इस बात में उलझे रहेंगे और हमारा समय निकल जाएगा। हाँ, वर्तमान में सरस्वती नदी का जल यमुना ने ग्रहण कर लिया। इस बात का मतलब क्या है? तो बेटा इस बात का मतलब ये कि जैसे आप ऐसे समझिए कि यहां से यह नदी निकल के जा रही यमुना और यहां से आपकी निकल के जा रही है सरस्वती। सरस्वती, और समय के साथ ये बीच वाला भाग कट गया, और जब बीच वाला भाग कट गया तो फिर इसका पानी किधर आ गया? जैसे बीच वाला भाग कटा तो इसका सारा पानी इधर आ गया। थोड़ा बहुत पानी अभी भी हरियाणा तक आ रहा है। हाँ, सरस्वती नदी हरियाणा में बहती है, लेकिन इसका अधिकांश जल जो यमुना ने ग्रहण कर लिया। तो काब का सवाल तो यही बनता है कि वर्तमान में सरस्वती नदी का जल किस नदी ने ग्रहण कर लिया? यमुना ने। एक बात याद रखें। दूसरी बात आपको याद रखना है कि पहले आपकी यमुना नदी जो है वो ऐसे ऐसे बहती थी, ऐसे।
अच्छा, कोई भी नदी होती है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है और इसका नाम होता है मियांडर। क्या नाम होता है इसका? जब नदी ऐसे बहती तो उसका नाम होता है मियांडर। मियांडर नाम होता है। या आप कह सकते हो इसका नाम नदी विसर्प होता है। नदी विसर्प, मियांडर या नदी विसर्प होता है। ये मियांडर होता है। अब क्या होता है देखो, जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपना मार्ग सीधा कर लेती है। मतलब ये वाली नदी जो है ना, फिर ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देती है, ऐसे। और ये आपका जो रास्ता है, जो जो ये था, ये अलग हो जाता है। और जब ये ऐसे अलग हो जाता है तो इसका नाम होता है गोखुर झील। गोखुर झील, ऑक्स बो लेक, इसका नाम ऑक्स बो लेक होता है। तो इसी प्रकार ये आपकी यमुना नदी पहले राजस्थान में भरतपुर से होके बहती थी। भरतपुर राजस्थान से बहती थी और फिर इसने अपना मार्ग कर लिया सीधा, सीधा कर लिया, अपना मार्ग सीधा कर लिया। और अब यमुना नदी राजस्थान से नहीं बहती है। तो ये वाला जो भाग है ना, इसका नाम हो गया गोखुर झील। गोखुर झील हो गया। और ये गोखुर झील कहाँ है? राजस्थान में, यमुना नदी की गोखुर झील। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है केवलादेव झील। केवलादेव झील। तो आपको याद रखना है, प्राचीन काल में यमुना नदी राजस्थान से होके बहती थी और राजस्थान में ये क्या बनाती थी? केवलादेव से होके बहती थी। फिर यमुना ने अपना मार्ग सीधा बना लिया। आज केवलादेव भरतपुर में स्थित यमुना नदी की गोखुर झील है। यमुना नदी की क्या है? गोखुर झील है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से यस लिखो। हाँ, जल्दी कमेंट जल्दी किया करो ताकि हम जल्दी आगे बढ़े। ओके, शाबाश। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। अपर्दन करने वाली नदी, भारत में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? और भारत में सर्वाधिक बीहड़, बीहड़ जो शब्द होता है वो रेवाइंस होता है। रेवाइंस, बनाने वाली नदी, बनाने वाली नदी। ये तीन सवाल आपके बनते हैं। बताओ, आपका उत्तर बताओ सबसे पहले। भारत में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी होती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ओके भी। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है कोसी, और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। मार्ग परिवर्तन करेगी तो शोक ही होगी। और सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी है चंबल। सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर चंबल बीहड़ क्या है ये? तो बेटा, जब कोई भी नदी अपने मार्ग में ऐसे अवनालिका अपर्दन कर ले, जैसे ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है, मुख्य नदी है, नदी। और इस नदी में इधर से ऐसे ऐसे नाली बन बन के आ जाएं सब। मतलब नाली बन बन के छोटे छोटी नालियां, छोटे छोटे नाले आके गिरे। मतलब आप इस बात को ऐसे समझो कि आपकी जो ये नदियां आ रही हैं, ये इसको ऐसे नाली बना बना के आ रही हैं। तो उबड़ खाबड़ संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उबड़ खाबड़ संरचना। और इस उबड़ खाबड़ संरचना वाले भाग को हम क्या कहेंगे? कि जो ऐसे उबड़ खाबड़ भाग बन गया ना अवनालिका अपर्दन से, उस अवनालिका अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भाग को क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़, बीहड़, बीहड़ क्या होता है? अवनालिका
अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भाग। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं गुलीज इरोजन। गुलीज इरोजन जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो वाली स्थिति होती है। अच्छा, इसी का एक नाम और भी हो जाता है कई बार, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि, इसका मतलब भी होता है बैड लैंड। बैडलैंड ये भी उबड़ खाबड़ भूमि होती है। तो भारत में सर्वाधिक बीहड़ बनाती है चंबल, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है कोसी, और सर्वाधिक अपर्दन करती है ब्रह्मपुत्र। और सरस्वती नदी का जल जो है वो यमुना नदी ने ग्रहण कर लिया, ये बात भी क्लियर है। और आज जहां शिवालिक श्रेणी है वहां पहले इंडो बर्मा नाम की नदी बहती थी। इतनी बातें आपकी क्लियर हैं? इतनी बातें आपकी क्लियर हैं तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं जल्दी से, और हम बात करेंगे जल विभाजक की। आप बताओ जल विभाजक होता क्या है? कोई बच्चा बताएगा जल विभाजक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक, जल विभाजक क्या होता है? तो बेटा सीधी सीधी बात सुनिए आप, ये कोई एक धरातल है, और आप देखो ये ऐसा धरातल है। अब आपको एक बात समझ में आई, ये सबसे ऊंचा भाग है, और मान लो यहां बारिश होती है, यहां बारिश होती है, यहां बारिश होती है, यहाँ वाला पानी इधर चल जाएगा, यहाँ वाला इधर चल जाएगा। यहाँ जो बरसेगा ना वो इधर, और यहाँ जो बरसेगा वो इधर। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये वाला जो भाग सबसे ऊंचा है, ये है आपका वाटर डिवाइड, ये आपका वाटर डिवाइड है, ये जल विभाजक है। जल विभाजक वो होता है जो पानी को दो भागों में बांटता है। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, यहां आपके एक जल विभाजक है, ये वाला, ये वाला, इसका नाम है 291 मीटर की समोच्च रेखा। ये समोच्च रेखा क्या होती है? कंटूर लाइंस। समोच्च रेखा जो होती है वो कंटूर लाइंस होती है। हाँ बिल्कुल विशाखा, आपने भी सही बताया, अनिल ने भी सही बताया। हाँ, जहां से जल दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी आप देखोगे इधर से कोई नदी निकल के आएगी वो इधर जाएगी, इधर से कोई निकलेगी तो वो इधर जाएगी। इसका मतलब ये आपका जल विभाजक हो गया। तो भारत में जब हम जल विभाजक की बात करते हैं तो सबसे पहला उत्तर के मैदान में जो जल विभाजक होता है वो 291 मीटर की समोच्च रेखा होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस। तो यहां हम लिखेंगे भारत के प्रमुख जल विभाजक, कि भारत में जल विभाजक कौन से हैं। तो पहला जल विभाजक है भी 291 मीटर की समोच्च रेखा। ये कंटूर लाइंस होती है जो आपके अंबाला सहारनपुर से गुजरती है। 2 नंबर पे आपकी अरावली होती है, अरावली। 3 नंबर पे आपका विंध्याचल पर्वत जल विभाजक होता है। 4 नंबर पे सतपुड़ा पर्वत जल विभाजक होता है। और 5 नंबर पे आपका पश्चिमी घाट जल विभाजक होता है। आप देखिए इसके बाद जैसे 291 मीटर के बाद ये आपका अरावली पर्वत आ जाता है। अरावली की यहां से नदी निकलेगी लूणी और जाके कच्छ की खाड़ी में गिरेगी, और अरावली के इधर से नदी निकलेगी बनास जाके चंबल में मिलेगी, और चंबल इसको लेके यमुना में मिलेगी। तो जल विभाजक हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद आप इधर आ जाओ, इधर आपका ये जल विभाजक रहेगा विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत रहेगा। फिर आपका ये सतपुड़ा रहेगा जल विभाजक। फिर आपके इधर रहेगा पश्चिमी घाट के यहां से कोई नदी निकलेगी इधर जाएगी, इधर से निकलेगी वो इधर जाएगी, यहां से निकलेगी वो इधर जाएगी, यहां से निकलेगी वो इधर जाएगी। इसका मतलब इधर से निकलेगी वो इधर जाएगी। तो ये जल विभाजक हो गए आपके।
भारत के प्रमुख जल विभाजक, ये 1 नंबर 291 मीटर की समोच्च रेखा, 2 नंबर अरावली, 3 नंबर विंध्याचल, 4 नंबर सतपुड़ा, 5 नंबर पश्चिमी घाट, ये भारत के प्रमुख जल विभाजक हैं। इतनी बातें क्लियर होगी, आप जल्दी से कमेंट करें, फिर हम अगली बात पे चलेंगे। जल्दी कमेंट क्या करो भैया, आप लोग कमेंट करने में बड़ी देरी कर देते हो। मैं 5 बार आपसे पूछूंगा तो इसका मतलब आप 5 मिनट खराब करवा दोगे। मोनिका नमस्ते भाई, फोगाट सरिता नमस्ते बेटा। शाबाश, रजनी राणा समझ में आ गया। ओके, जल विभाजक क्या होता है, भारत के प्रमुख जल विभाजक क्या है, ये बात क्लियर होगी। हाँ, अगली बात पे चलेंगे हम, और हमारी बात रहेगी सबसे पहले भारत में कुल नदियां। भारत में कुल नदियां, आपकी भारत में जो कुल नदियां वो 10,360 है। ये 1.6 किलोमीटर से लंबी है। जो भी नदी 1.6 किलोमीटर से लंबी है उन्हीं को काउंट किया गया है, इससे इससे कम वालियों को काउंट नहीं किया गया भाई। भारत में कुल नदी 10,360 है। एक शब्द होता है जल संभर क्षेत्र। जल संभर क्षेत्र के आधार पर नदियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सी नदियां होती हैं भी 3? वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक होती है प्रमुख नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी कितने एरिया का पानी बहा के लाती है उसके आधार पे होता है ये। दूसरी आपकी होती है मध्यम नदी द्रोणी, और तीसरी आपकी होती है भाई लघु नदी द्रोणी। लघु नदी द्रोणी, ये आपकी 3 प्रकार की नदी द्रोणी होती है। आपको याद रखना है, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से ज्यादा होता है वो होती है आपकी प्रमुख नदी द्रोणी, और जिसका 2,000 से 20,000 के बीच होता है वो होती है मध्यम नदी द्रोणी। अपवाह क्षेत्र 30,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, मतलब 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा पानी बहा के लाए। और ये वाली 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका हो जाएगा 2,000 से कम अपवाह क्षेत्र, मतलब 2,000 वर्ग किलोमीटर का पानी बहा के ला रही है तब तक मध्यम है। 20,000 से ज्यादा बहा के ला रही है तो प्रमुख नदी द्रोणी है। इनकी संख्या भी पूछ लेते हैं। इसकी संख्या देखिए आप कितनी है। आपकी प्रमुख नदी द्रोणी जो है वो है 14, और मध्यम नदी द्रोणी जो है वो है 44। बाकी बची हुई सब लघु नदी द्रोणी होती है। भारत में प्रमुख नदी द्रोणी, भारत में प्रमुख नदी द्रोणी है 14। मध्यम नदी द्रोणी कितनी है? मध्यम नदी द्रोणी है 44, और बाकी सब छोटी हैं। अरविंद सिंह आप श्रीगंगानगर से लाइव देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है भी। अच्छा, आपके लिए डी ग्रुप का बैच भी अपने ऐप पे चालू है। आप में से कोई बच्चा राजस्थान डी ग्रुप की तैयारी करना चाहता है, अभी लास्ट डेट गई नहीं है, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भर सकते हो। 19 तारीख लास्ट डेट है। जल संभर क्षेत्र, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी का शब्द है। ड्रेनेज एरिया, जहां तक का पानी बह के आता है उसके लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है अभी। हम्म, अब इतनी बातें क्लियर है।
विशाखा, इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, हम अगली बात पे चलें तो आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि भारत में जो हमारा टोटल जो क्या है अपवाह क्षेत्र है, उसमें से 77% 77 का जल कहाँ आएगा? बंगाल की खाड़ी में। और आपको याद रखना है 23 का पानी कहाँ आएगा? अरब सागर में। ये बात को ध्यान रखनी है। भारत में कुल अपवाह क्षेत्र, भारत में कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, खाड़ी के अंतर्गत आता है। आप खुद देख लो, हमारे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सब बड़ी बड़ी नदियां जो हैं, वो सब बड़ी बड़ी नदियां पानी किधर डाल रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। और 23% अपवाह क्षेत्र अरब सागरीय अपवाह में आता है, अपवाह में आता है। 23% अपवाह क्षेत्र अरब सागरीय अपवाह में आता है। इसमें हमारे तो सिंधु बड़ी नदी है, इसके बाद जैसे लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, साबरमती, पाही करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी अरब सागर में पानी डालने वाली नदियां हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। 77% अपवाह जो है वो बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का। और 23% अपवाह क्षेत्र जो है वो अरब सागर के अंतर्गत आता है। मतलब भारत में 23% एरिया का पानी अरब सागर में बह के आता है और 77 का आपकी बंगाल की खाड़ी में आता है। वैसे भारत की नदियों को हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे, एक हिमालय की नदियां इतनी बातें क्लियर हैं क्या? जल्दी बता दो। ओके ओके ओके, क्लियर है तो चलते हैं। अब हम भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटेंगे, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अब वापिस से फिर हम क्या करेंगे, हिमालय में भी अरब सागर की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ऐसे ही हमारे आएंगी प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये वाली स्थिति रहेगी। तो हम पहले जो बात करेंगे वो सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेंगे हिमालय में। तो आप टाइटल डाल लो, क्या टाइटल डालो? हिमालय की नदियां। क्या टाइटल डाल लेते हैं? हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। भारत की नदियों को 2 वर्गों में बांटते हैं, 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन से 2 वर्गों में बांटते हैं? एक आपकी हिमालय की नदियां और एक आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अच्छा, आपको पहले एक बात और बता देता हूं, हिमालय की जो नदी होंगी वो नवीन होंगी, जवान होंगी, जवान। और प्रायद्वीपीय पठार की नदी जो होंगी वो बूढ़ी होंगी। सिंधु और लूणी के बाद क्या लिखा है सर? सिंधु लूणी, ये पश्चिमी बनास लिख दिया मैंने भाई,
ये छोटी नदी है, काट दो इसको, इंडिया लेवल पे इतनी बातें आती नहीं है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये याद कर लेना। कभी चलते चलते मेरे छोटी सी बातें ज्यादा छोटी लिख देता हूं मैं, इतनी लिखनी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ाने की ज्यादा आदत रहती है, उसकी वजह से छोटी छोटी बातें भी लिखी जाती हैं। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब देखो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो क्या बताना चाह रहा हूँ, हिमालय से जो नदियां आएंगी वो बर्फ से आएंगी, क्योंकि हिमालय बरस भर बर्फ से ढका रहता है। तो हिमालय की नदियां जो होंगी वो पेरेनियल होंगी, 12 मासी होंगी, लगातार आपके उनसे पानी आता जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी होंगी वो मौसमी होंगी, सीजनल होंगी, जब बारिश होगी तो ही नदियां निकलेंगी, नहीं तो नहीं निकलेंगी। सही बात है भाई, ये तो क्या किंतु परंतु है। दूसरी बात, हिमालय तो अभी बना है, 20 लाख साल पहले पूरा बना है। प्रायद्वीपीय पठार बना 60 करोड़ साल पहले। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी जो है वो बुड्ढी है, बुड्ढी। उन्होंने अपने पर्वतों को काट के नीचा बना दिया है, नीचा बना दिया है। बेटा एक एक बात लिखूंगा माही, अभी हमने केवल मोटा मोटा नाम लिखा है, आप लोग थक जाओगे। इतनी नदियां पढ़ा दूंगा, आपका मन करे तो हम 10 दिन लगातार नदी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो बहुत कट पेस्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी से थोड़ी बातें बताऊं, ज्यादा होते ही तो समस्यात्मक हो जाएंगी। हिमालय की नदियां जो होंगी वो नवीन होंगी, जवान होंगी, 12 महीने बहेंगी। और प्रायद्वीपीय पठार की नदी बूढ़ी होंगी, बूढ़ी बूढ़ी होंगी और सीजनल होंगी। एक फर्क और आएगा, हिमालय की नदी जो होंगी वो गॉर्ज बनाएंगी, गॉर्ज, केनियन, गॉर्ज और केनियन, गॉर्ज और केनियन बनाएंगी। गॉर्ज केनियन क्या होते हैं आप लिखो, गॉर्ज केनियन बनाएंगे। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदी गॉर्ज केनियन नहीं बनाएंगे। हिमालय से जो नदी आएगी वो पर्वत से नीचे उतरते ही ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहेगी और नदी विसर्प बनाएगी, नदी विसर्प। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदी विसर्प नहीं बनाती, उनका अपना रास्ता है, निश्चित रास्ते से बहती है। ये वाली आपकी बात है। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा यहां एक पर्वत श्रेणी, और इस पर्वत श्रेणी का नाम था लद्दाख। बेटा आपको पहले का हिमालय याद रखना होता है। इसके बाद एक पर्वत श्रेणी इधर थी, जास्कर, और आपको याद होगा इन दोनों के बीच में इधर इस लद्दाख श्रेणी में एक झील थी, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। उस मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी निकलेगी और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। एटक के पास, चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। एटक, एटक में इधर से एक नदी आएगी, काबुल, अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण नदी। और फिर ये आपकी जाके कराची, कराची के निकट, कराची के निकट अरब सागर में गिर जाएगी। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु। कौन सी है? सिंधु। हाँ विशाखा, बिल्कुल बोलते हैं बेटा, एक बार आप इधर तक आओगे तब तक हम सब बता देंगे। सर जी आपकी फिगर कटी हुई है, बिल्कुल कटी हुई। ये एक दिन चूहा खा गया, अभी इसको आगे आगे से काट के ले गया। अब मैं चूहे के पीछे दौड़ा, तब तक चूहा बिल में बढ़ गया। अब बताओ, उसको बिल को खोदे तो फिर उंगली तो मिलनी नहीं थी, इसलिए मैंने खोदा नहीं। क्यों, यही बात है क्या? चलो अगली बात पे चलते। इसके बाद आपकी एक नदी होती है झेलम। ये झेलम ऐसे, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। आपको पता होगा आपकी सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी कौन सी होती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल से आपकी झेलम नदी निकलती है, उधर से निकल के और कश्मीर घाटी बनाती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा बना के पाकिस्तान में चली जाती है। ये आपकी झेलम है। झेलम के बाद आपकी नदी आएगी चेनाब, चेनाब, और ये दोनों पाकिस्तान में एक स्थान है जंग, वहां पे मिल जाएंगी जंग। इसके बाद आपकी एक नदी आएगी रावी, रावी, रावी जो है वो मिलेगी मुल्तान में, मुल्तान में, रावी मुल्तान में मिलेगी। उसके बाद आपकी एक नदी आती है व्यास, व्यास, और फिर एक नदी आती है सतलज। ये थोड़ी सी हमने इधर चली गई हमारे हरियाणा की तरफ, इतनी जाती नहीं है, और ये अलीपुर में मिल जाती है। और फिर ये जाके पाकिस्तान में एक स्थान है मिथनकोट, मिथनकोट, और मिथनकोट में पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये आपकी नदी होगी 1 2 3 4 और 5। यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है,
पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं होती? सिंधु शामिल नहीं होती भाई। पंचनद में ये 5 नदियां शामिल होती हैं, इनमें सिंधु शामिल नहीं होती है। ठीक है ना? ओके। और आपकी जो सिंधु नदी होती है ना, उसमें पंचनद का जल मिलता है। इनमें ये आपकी झेलम है। झेलम, मैं नाम लिख देता हूं। एक नंबर पे हमने जो लिखी है वो झेलम है। 2 नंबर पे हमने जो लिखी है वो चेनाब है, चेनाब। 3 पे हमने जो लिखी है वो रावी है। 4 पे जो लिखी है वो व्यास है। और 5 पे जो लिखी है वो सतलज। चलो बताओ, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मुल्तान पाकिस्तान में बेटा, इधर देख, पाकिस्तान में आ गया सब। झंग भी पाकिस्तान में, मुल्तान भी पाकिस्तान में, या अलीपुर स्थान है वो भी पाकिस्तान में, मिथनकोट भी पाकिस्तान में। सिंधु नदी खुद ही पाकिस्तान में बह रही है भाई। बताइए आप। हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र याद रखना, विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक, विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक, तंत्रों में से एक। तो पूरे विश्व में बड़े बड़े नदी तंत्र है, उनमें से एक ये भी है। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का पानी बह के आता है भी सिंधु नदी में। ध्यान रख लेना इस बात को। भारत में लो भी, भारत में बता देंगे 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में, आपको पता होगा। हाँ। सिंधु की सहायक नदी जो होती है वो होती है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, शोक, कुर्रम, काबुल, गिलगित। ये आपकी सहायक नदी होती हैं। और ये भारत का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। अब ये नदी तंत्र भारत में जम्मू कश्मीर में फैला है, लद्दाख में फैला है, हिमाचल प्रदेश में फैला है, पंजाब में फैला है। नदी तंत्र, तंत्र का मतलब होता है रिवर सिस्टम। जो अभी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर आल्सो इंक्लूड इन दिस सिस्टम। कोई भी नदी होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भी? चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चेनाब है। ओके, अगली बात पे आ जाओ। अब हम सिंधु नदी की बात करेंगे। सिंधु नदी कहां से निकलती है? हाँ, अभी स्टार्टिंग करते हैं। सिंधु नदी, करें शुरू सिंधु नदी को। सिंधु नदी जो है उधर से, ये आपकी कौन सी श्रेणी थी भाई? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी में एक झील थी, मानसरोवर झील। उस मानसरोवर झील से निकलेगी। मानसरोवर झील के निकट एक बोखरचू हिमनद है। बोखरचू हिमनद, कौन सा हिमनद है? बोखरचू। उस बोखरचू हिमनद से निकलती है। ओके, ये आपका आ गया इंडिया। और इंडिया में ये जो प्रवेश करेगी वो प्रवेश करेगी दमचौक से। दमचौक, इंडिया में प्रवेश कहां से करेगी? दमचौक से प्रवेश करेगी। ओके, और उसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई इंडिया में आ गई। लद्दाख से बहेगी, अभी लद्दाख से बह रही है, और फिर खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में चली जाती है। ये कहां से चली जाती है पाकिस्तान में? चिल्लास के निकट से। चिल्लास, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अच्छा, एक सवाल आता है, तिब्बत में सिंधु को क्या कहते हैं? इधर तक तिब्बत है। तिब्बत में सिंधु का नाम होता है सिंघी खबान।
खबान, सिंगी खबान, शेर के मुख से निकली हुई नदी सिंगी खबान कहते हैं। सिंगी खबान, सिंगी खबान, शेर के मुख से निकली हुई नदी कहते हैं। हुड्डा साहब क्या हो गया, रोक लो जी नदी को, क्या हो गया हो? हाँ, अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद तमचोक से भारत में प्रवेश करेगी और बाल्टिस्तान और गिलगित से बहती हुई एक गॉर्ज बना के और पाकिस्तान में चली जाएगी चिल्लास। चिल्लास के बाद पाकिस्तान में एक स्थान आएगा यहाँ एटक। एटक, एटक, इधर से आपकी एक नदी आएगी काबुल। काबुल, आपको पता भी होगा काबुल जो नदी है वो अफगानिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। और फिर ये जाके इधर अरब सागर में गिर जाएगी। अरब सागर में, इसमें गिर जाएगी रे, अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाएगी। अरब सागर में गिर जाएगी। कहां गिरेगी? कराची के पूर्व में। एकदम एग्जैक्ट आप बात करो तो कराची के पूर्व में, कराची शहर है उसके पूर्व में। अब सुनिए बात, इसके बाद आप सुनिए, यहां से एक नदी आएगी झेलम। यहां से एक नदी आएगी झेलम, ये वाली नदी है, इसका नाम है झेलम। झेलम के बाद एक नदी है ये वाली चेनाब। चेनाब, ये दोनों मिलती हैं जंग में। जंग कहाँ है? पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। उसके बाद आपकी एक नदी आएगी रावी, और ये जो मिलेंगी वो यहां मिलेंगी, ये है मुल्तान। मुल्तान, उसके बाद आपकी एक नदी आएगी व्यास। व्यास, और फिर एक नदी इसके पास से और आएगी सतलज। सतलज, ये जो नदी है ये मिलेंगी आपकी हरी के बेराज में। हरी के बेराज पंजाब में, ये पंजाब में मिलेगी। और फिर ये सब मिल जाएंगी यहाँ पे आके, है ना, अलीपुर नाम है, वहां मिलेंगे अलीपुर। अलीपुर में फिर ये सब यहाँ मिलेंगी सिंधु में। और ये जो स्थान का नाम है ये है मिथनकोट। मिथनकोट, मिथनकोट पाकिस्तान में है। और मैं आपको बता दूं कि जब इन सब का पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसे, तो इसका नाम होता है पंचनद। इसका नाम होता है पंचनद। सबसे ज्यादा बार सवाल यही पूछा गया है, कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं होती? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज पंचनद में शामिल होती है, सिंधु शामिल नहीं होती भाई। ओके, एक बात आपको ये याद रखनी है। और बताओ भाई, और बताओ, ये आपकी बात थी। एक भारत में सिंधु में एक नदी मिलती है और उसका नाम है शोक। शोक, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत से निकलती है और भारत के ही लद्दाख में सिंधु में मिल जाती है, बाकी सब जाके पाकिस्तान में मिलती है। ये आपको चित्र बनाना रहेगा भाई, ये आपको चित्र बनाना रहेगा। जल्दी से बना लोगे या बताओ क्या करना है? इसकी लंबाई कितनी होती है सर? बेटा इसकी लंबाई होती है 2880 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। और भारत में जो नदी बहती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर होती है, ये याद रखना। भारत में कितनी है साहब? 1114। भारत में 1114 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है सर। इन दोनों में से सही बेटा इसमें ये सही है, इसमें भी ये सही है, ये वाली बात। और बताओ भाई क्या बताना है? अच्छा, ये सारी नदी जो है वो हमारे भारत की है और ये बाईं ओर से मिल रही, बाईं ओर। जिधर नदी जा रही उधर मुंह कर लो, आपका बायां नदी का बायां होगा, आपका दायां नदी का दायां होगा। ये वाली बाईं ओर से मिलती, उधर दाईं ओर से मिलती है शोक, काबुल, खुर्रम, तोची, गोम्मल, बिनोवा और संगर। और ये सब की सब पाकिस्तान में यहाँ एक श्रेणी है सुलेमान व किरधर, उनसे निकलती है। कुसुम मेहरा कह रही है सर आज तक इनमें से तो नाम भी नहीं सुना, आप कहां से ले आए? बेटा इतने से भी काम चल जाए तो भी खूब है, जब सवाल आएगा तब आपको पता चलेगा। चलो जल्दी से आप अगली बात पे आ जाओ। इतनी बातें क्लियर हैं? हमने कुछ लिखा भी है क्या? हाँ, लिखा कुछ नहीं। एक जगह हमने सिंगी खबान वगैरह लिखा था, वो कहाँ गया? अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप इतनी बातें याद कर लोगे कि निकलेगी कहां से?
मानसरोवर झील में बोखरचू हिमनद के पास सिंगी खबान से, लिखना शुरू कर दो भाई। सिंधु नदी उद्गम मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील, लद्दाख श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से, तिब्बत में इसे सिंगी खबान कहते हैं। तमचोक लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और भारत के लेह में बहती है। लेह भारत के लेह में। अरब सागर वाली बताना जी। अरब सागर क्या बताना बेटा, दोबारा बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ, इसके बाद आपको बताना कि चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश, इससे आगे वाला भाग आ गया आपका पाकिस्तान। चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। एटक पाकिस्तान में, यहां इसके दाईं ओर से अफगानिस्तान की प्रमुख नदी काबुल नदी आती है जो मिलती है। और फिर आपको बताना कि मिथनकोट में भारत वाली पांचों नदी पंचनद जाके मिलती हैं। ये तो अभी पढ़ाऊंगा ना। झेलम जंग में चेनाब में मिलेगी, रावी मुल्तान में चेनाब में मिलेगी, व्यास अलीपुर में चेनाब में मिलेगी। सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी जो वो चेनाब है। अगली बात पे चलते हैं, इतनी आप मैप में देख के कर लोगे। सहायक नदी आपको झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, बाई और की पूछनी नहीं होती आपसे, जितनी मैंने बता दी वो बहुत है। हाँ, आपको याद केवल क्या रखना है, उद्गम याद रखना है, भारत में प्रवेश याद रखना है, भारत में प्रवेश, बस दो चीजें तो ये याद रखनी। तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगी खबान, ये वाली बात याद रख लेना। ओके, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। एक बात आपकी आ गई। हाँ, हिंदू साहित्य में इसे सिंधु नदी और रोमन साहित्य में इसे इंडस रिवर कहते हैं। इसीलिए आज भी हम सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। हिमनद क्या होता है बेटा, ग्लेशियर, बर्फ की नदी को हिमनद कहते हैं बेटा। किरण मैंने पहले देखा नहीं था भाई, तू सोची तेरे को जवाब नहीं दिया। इतना देख नहीं पाते, कमेंट देखना ज्यादा शुरू कर दे तो पढ़ा नहीं पाते बेटा। ये सब चीजें तो आपको पता ही है। ओके, अब आपको याद रखना है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। अच्छा, इस समझौते के अनुसार क्या है, याद रखना, इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र जब शब्द लग जाए, रिवर सिस्टम मतलब मेन रिवर, ट्रिब्यूटरीज, सब इन नदियों का पानी हरियाणा में आ सकता है। आ ही रहा है बेटा। अभी हमारे सतलज पे बाखड़ा नांगल बांध बना, उसका आ रहा है। व्यास पे पोंग बांध बना, उसका आ रहा है। रावी का पानी भी लाया जा रहा है, लेकिन हम 20% से ज्यादा ला नहीं सकते ना। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का केवल 20% जल उपयोग करेगा। केवल 20 लिखा, 20 बोल शायद 10 दिया, 20% जल उपयोग करेगा। और इसका पानी मिलेगा किसको, पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी राजस्थान को। ये आज के लिए हमारी क्लास थी। सिंधु नदी को हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम जो बात करेंगे वो झेलम की करेंगे। झेलम की बात करेंगे कल। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। पर पंचनद कौन सी होती है बेटा, पंचनद
पंचनद में शामिल होती हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदी मिलके पंचनद कहलाती हैं। हाजी प्रदीप कुमार जी, पर ऐप में क्लास पीछे चलती है, वेबसाइट पे आगे चलती है कुछ सेकंड। हाँ ऐसा तो होता है, मुझे भी पता है, लेकिन बेटा क्या करें तो आप बताओ। ज़्यादा वेट करें वो भी तो सही नहीं है ना। आज की क्लास आपको इतनी समझ में आई, एक बार ज़रूर कमेंट करें।